एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 24। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि जेनिल ने काजू के आंसू पोंछकर कहा, हल्की सी चोटें हैं, अब आगे अपने आप ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। काजू उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। उसने जेनिल के हाथ पर दवा लगा दी। जेनिल अब खाना खाने लगा तो काजू ने जेनिल का हाथ पकड़कर रोकते हुए इशारे में खुद खिलाने के लिए कहा। जेनिल कुछ नहीं बोला तो काजू ने उसे खाना खिलाया। जेनिल ने खाना खाया और बेड पर आकर लेट गया। काजू भी बेड के दूसरी ओर आने लगी, तभी वो रुक गई। जेनिल काजू को देखने लगा। काजू वापस मुड़ी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और बाहर चली गई। जेनिल हैरानी से उसे देखते हुए उसके पीछे आया तो देखा काजू मानो के रूम में चली गई। जेनिल के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता था कि बच्चों जैसी हरकत करने वाली लड़की इतनी केयर भी कर सकती है। जेनिल भी मानो के रूम में आ गया। काजू ने मानो को उठाने की कोशिश करी, लेकिन थकान की वजह से मानो गहरी नींद में था। काजू नाकाम कोशिश कर रही थी। जेनिल हाथ बांधे खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। काजू मानो को डांटते हुए बोली, माना, तुम उठते हो या मैं तुम पर पानी उड़ेल दूं? मानो भी नींद में ही बोला, बॉस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खाना खिलाया, लेकिन इस वक्त मैं आपकी बकवास सुनने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। आप जाकर आराम करिए और मुझे भी आराम करने दीजिए। काजू उदास होकर वापस आने लगी, तभी जेनिल उसके पास आया और मानो का हाथ पकड़कर काजू के सामने करके बोला, अब तुम दवा लगाओ, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। काजू ने दवा लगानी शुरू कर दी। दवा से मानो को थोड़ी जलन होने लगी तो उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करी, लेकिन जेनिल ने मजबूती से उसे पकड़ रखा था। मानो ने आंखें खोलकर देखा तो वो चिल्लाकर बोला, हे भगवान, ये दोनों पति पत्नी ना जाने क्या कर रहे हैं मेरी बॉडी के साथ। तभी जेनिल ने मानो को आंख दिखाते हुए कहा, हम तेरी बॉडी के पार्ट निकाल कर उन्हें बेचने वाले हैं। जेनिल के बोलते ही मानो ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन काजू ने कोई हरकत नहीं करी। वो हर एक चोट पर सावधानी से दवा लगा रही थी। जेनिल ने काजू के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन काजू मुस्कुराना तो दूर उसने देखा तक नहीं। मानो ने जेनिल से नज़र हटाकर काजू को देखा जो उसे दवा लगा रही थी। मानो का सारा डर और नींद खत्म हो चुकी थी। जेनिल और मानो दोनों काजू को देखने लगे। जब एक हाथ पर दवा लग गई तो मानो ने बिना कुछ बोले ही दूसरा हाथ आगे कर दिया। काजू ने वहाँ भी दवा लगाई तो मानो ने अपना पैर आगे कर दिया। तभी जेनिल ने उसके पैर को पीछे कर दिया। जेनिल ने काजू के हाथ से दवा ली और मानो को पकड़ाते हुए बोला, अब तेरी नींद उड़ चुकी है, इसीलिए तू खुद कर। जेनिल ने काजू को बाजू से पकड़ा और वहाँ से चला गया। मानो उन्हें देखता ही रह गया। कुछ पल बाद मानो ने अपने पैर पे दवा लगाते हुए कहा, मेरी बॉस जो हम दोनों का इतना ख्याल रखती हैं, और एक वो मानवी उर्फ मनु जिसने 2 दिन से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। मानो ने अपने पैरों पर दवा लगाई और वहीं लेट गया। जेनिल काजू अपने रूम में आए। जेनिल ने काजू को बेड पर बैठाकर उसके पास बैठकर बोला, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? काजू ने नाम में सिर हिलाया तो जेनिल ने उसका माथा छूकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काजू ने फिर से सिर हिला दिया। जेनिल आगे कुछ बोलने वाला था, तभी काजू बोली, कल यहाँ पूजा है, रानी शाह ने हम दोनों को बैठने के लिए कहा है, क्या तुम? जेनिल अपनी जगह से उठा और नज़र घुमाकर बोला, मैं उस पूजा में नहीं बैठूंगा। जेनिल अपनी जगह पर जाकर सो गया तो काजू भी लेट गई। करीब 2 घंटे तक काजू को नींद नहीं आई। उसने बार बार जेनिल को देखा जो सो चुका था। तभी काजू को नींद आ गई, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो अचानक से उठ बैठी। काजू के उठने से जेनिल की नींद टूट गई। उसने आंखों को खोला। काजू उसे बैठी दिखाई दी। जेनिल ने झट से उठ बैठा। उसने काजू की ओर झुककर कहा, काजू तुम ठीक हो? काजू झट से जेनिल के सीने से लग गई। वो कांपने लगी थी, जो जेनिल महसूस कर सकता था। जेनिल ने काजू के सिर पर हाथ रखा तो काजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जेनिल ने उससे पूछना चाहा, लेकिन काजू तो बस रोए जा रही थी। जेनिल बार बार उसने रोने की वजह पूछता, लेकिन काजू कुछ नहीं बोली। आखिरकार थक कर जेनिल उठा और मनु के कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो झट से दरवाज़ा खुल गया। जेनिल मनु को देखकर बोला, क्या तुम सोई नहीं थी अभी? मनु ने बुक दिखाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं पढ़ने लग गई। तुम बताओ इस वक्त यहाँ क्या क्या हुआ? जेनिल ने अपने कमरे की ओर इशारा करके कहा। वो काजू रोए जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। मनु झट से जेनिल के आगे आगे चल पड़ी। वो काजू के पास आई तो काजू उसके गले लगकर रो पड़ी। मनु ने भी पूछा, लेकिन काजू कुछ नहीं बोली। अब जेनिल ने गुस्से से कहा, काजू क्या चाहिए, बिना रोए बताओ, क्या बात है? काजू ने रोते हुए कहा, अगर मैं कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? जेनिल तुम्हें
कभी मना किया है जो तुम ऐसे रो रही हो? बोलो क्या चाहिए? काजू कल तुम पूजा में बैठोगे? मनु ने काजू को गुस्से से कहा। काजू ये क्या बकवास है? काजू कुछ नहीं बोली, वो फिर से रोने लगी थी। तभी जेनिल बोला ठीक है। जेनिल ये कहकर बाहर चला गया तो मनु ने काजू को घूरा और अपने कमरे में आ गई। काजू ने रोना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा मुझे माफ़ कर देना जेनिल, लेकिन ये करना ज़रूरी था। क्या पता कल कुछ ऐसा हो जो किसी ने भी सोचा ना हो। काजू ने लंबी सांस ली और बोली रोने की असली वजह तो मैंने अब भी नहीं बताई तुम्हें, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ जो मुझे कल होने वाली पूजा की याद आ गई, वरना जेनिल कभी नहीं बैठता और मैं जानती थी अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन काजू और जेनिल शाही कपड़ों में एक बड़े से हवन कुंड के ठीक सामने हवन के सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। हवन के आसपास बहुत से लोग इकट्ठा थे, जिनमें राजा राघवेंद्र सिंह भाटी, रानी निशा भाटी, मानव और मनु भी थे। पंडित जी ने सबको खड़े होने के लिए कहा तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ देर तक पंडित ने मंत्र बोले, फिर फोटो पर लगे कपड़े को हटाने के लिए कहा गया। 2 आदमियों ने उस कपड़े को हटाया तो एक बड़ी सी फ़ोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। जेनिल ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। काजू का ध्यान अभी भी जेनिल पर था, क्योंकि उसे पता था कि जेनिल किस दर्द से गुजर रहा था। जेनिल ने अब फ़ोटो से अपनी नज़र हटा ली और काजू की ओर देखा। जेनिल ने जैसे ही काजू की ओर देखा, काजू को चक्कर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। काजू ने जेनिल का हाथ पकड़कर कहा तुम ठीक हो? अब जेनिल ने सामने देखकर हाँ कहा तो काजू की नज़र भी सामने की ओर गई। सामने रिवान और रुचिका की बड़ी सी फ़ोटो पर हार चढ़ा था। काजू ने पहले रिवान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। काजू ने रिवान को ये सोचते सोचते काजू ने रुचिका पर नज़र डाली तो उसका कलेजा धक से रह गया। वो लगातार रुचिका को देखती रही। अब काजू के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो गई हो। आसपास कुछ पंडित बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। काजू ने रिवान को देखते हुए मन ही मन कहा जेनिल बिल्कुल अपने पापा के जैसे हैं, आँखों को छोड़कर शायद आँखों में माँ जैसी हूँ। ये सोचते सोचते काजू ने रुचिका पर नज़र डाली तो उसका हवन के सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। हवन के आसपास बहुत से लोग इकट्ठे थे, जिनमें राजा राघवेंद्र सिंह भाटी, रानी निशा भाटी, मानव और मनु भी थे। पंडित जी ने सबको खड़े होने के लिए कहा तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ देर तक पंडितों ने मंत्र बोले, फिर फ़ोटो पर लगे कपड़े को हटाने के लिए कहा। 2 आदमियों ने उस कपड़े को हटाया तो एक बड़ी सी फ़ोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। जेनिल ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। काजू का ध्यान अभी जेनिल पर था, क्योंकि उसे पता था जेनिल किस दर्द से गुजर रहा था। जेनिल ने फ़ोटो से अपनी नज़र हटा ली और काजू की ओर देखा। जेनिल ने जैसे ही काजू की ओर देखा तो काजू को चक्कर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। काजू ने जेनिल का हाथ पकड़कर कहा तुम ठीक हो? अब जेनिल ने सामने देखकर हाँ कहा तो काजू की नज़र भी सामने की ओर गई। सामने रिवान और रुचिका की बड़ी सी फ़ोटो पर हार चढ़ा था। काजू ने पहले रिवान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। कलेजा धक से रह गया। वो लगातार रुचिका को देखती रही। अब काजू के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो गई हो। काजू ने अपना हाथ उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो मानो जम से गए हों। काजू बुत्त बनकर खड़ी थी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन काजू के कान सुन्न हो चुके थे। वो अब भी रुचिका को देख रही थी। पंडित जी ने सबको बैठने के लिए कहा। सब बैठ गए, लेकिन काजू खड़ी रह गई। काजू का कोई ध्यान नहीं रहा कि सब उसे देख रहे हैं। अब काजू नहीं बैठी तो जेनिल उठकर बोला क्या हुआ? काजू ने अब जेनिल को देखना शुरू कर दिया। जेनिल ने काजू के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहा क्या हुआ? काजू तुम बैठ क्यों नहीं रही? काजू तो जैसे पत्थर की हो गई हो। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। जेनिल ने काजू से फिर कहा काजू बोलो बोलो काजू, क्या कहना चाह रही हो तुम? बोलो। काजू कुछ बोलने को हुई, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। काजू जैसे ही बेहोश हुई, जेनिल का दिल धक्क से रह गया। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। काजू के बेहोश होते ही जेनिल ने उसे अपनी गोद में उठाया और बिना किसी की परवाह किए वो वहाँ से चला गया। जेनिल के आ जाने से पंडित बोले अब ये पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए जैसे पहले होती आई है वैसे ही करो। जब तक उनका बेटा इस पूजा में शामिल नहीं होगा ये पूरी नहीं हो सकती। जेनिल काजू को अपने कमरे में ले आया। उसके साथ ही मनु और मानव भी आ गए। मनु ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे लगता है रात में काजू किस वजह से रो रही थी वो ये नहीं थी जो इसने हमें बताई, बात कुछ और है। मानव ने उदास होकर कहा लेकिन जब वो
मेरी दवा लगा रही थी तब भी बिल्कुल ठीक थी। मानो ने हैरानी से कहा, दवा कौन सी दवा, कैसी दवा? मानो ने अपने हाथों की चोटों को मनु के सामने कर दी तो मनु ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, अब समझ आया वो रात में क्यों रो रही थी। जैनिल और मानो हैरानी से बोले, क्यों? मनु, क्योंकि जब वो किसी की छोटी सी खरोच भी देख लेती है तो उसे रात में नींद नहीं आती, बहुत परेशान हो जाती है, और जब आँखों को बंद करती है तो वो चोट ही उसे दिखाई देती है। उसके साथ ऐसा ही होता है। मनु, मानो खोए हो बैठे हो। मेरी बहन को बेहोश तो होना ही था। एक तो इतनी चोट देखी, फिर रात में इतनी रोई, फिर सोई भी नहीं, और फिर रहा सहा खाना भी नहीं खाया था। काजू की ओर देखकर बोली, और तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए जो इतनी चोट। जैनिल ने काजू को देखा जो आंखें बंद किए आराम फरमा रही थी। तभी डॉक्टर आ गए तो काजू को चेक करने लगे। जैनिल ने काजू को देखा जो आंखें बंद किए आराम फरमा रही थी। तभी डॉक्टर आ गए, वो काजू को चेक करने लगे। डॉक्टर ने भी वही कहा कि काजू थोड़ी स्ट्रेस में है और वो कमजोरियाँ भी हैं, इसीलिए वो बेहोश हो गई। जैनिल ने काजू को देखा, फिर डॉक्टर को देखकर बोला, उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जैनिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैनिल अब कुछ नहीं बोला तो मानो डॉक्टर को छोड़ने बाहर चला गया। तभी रघवेंद्र और रानीसा दोनों जैनिल के कमरे में आए तो जैनिल ने सिर झुका लिया। रघवेंद्र ने जैनिल के सिर पर हाथ रखकर कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। जैनिल ने कोई हरकत नहीं करी तो रघवेंद्र वहाँ से चले गए। रानीसा भी उनके साथ चली गई। तभी काजू को होश आ गया। मनु और जैनिल दोनों उनके करीब आ बैठे। जैनिल ने काजू के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? काजू कुछ देर तक तो सब समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब पीछे का सब उसे याद आने लगा तो उसके सिर में हल्का सा दर्द उठा। काजू की आंखों के सामने रुचिका की फ़ोटो पर लगा वो हार बार बार आ रहा था। काजू ने अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लिया और थोड़ा झुक गई। जैनिल ने जब काजू को ऐसे देखा तो परेशान होते हुए बोला, काजू क्या हुआ है? काजू ने जैनिल की ओर देखा लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तो जैनिल ने काजू के हाथ को पकड़कर कहा, क्या परेशान कर रहा है काजू तुम्हें? बताओ मुझे। काजू ने अपने दूसरे हाथ को उठाकर बाहर की ओर इशारा करके कहा, जैनिल। जैनिल ने हाँ में सिर हिलाया तो काजू आगे बोली, जैनिल वो बाहर वो काजू वो कर रही थी लेकिन उसके आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी मानव अंदर आते हुए बोला, भगवान का शुक्र है बॉस आप ठीक हो, अगर आप थोड़ी देर और नहीं उठती तो मैं आपके ऊपर पानी उड़ेल देता। जैनिल ने गुस्से से कहा, मानव अपनी बकवास बंद कर। मानव चुप हो गया। उसने काजू को देखते हुए अपने मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया। काजू की नज़र मानव पर ही थी। मानव इशारे से काजू से कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी है। तभी जैनिल बोला, काजू बताओ क्या बात है? देखो अगर तुम भी मानव की तरह बकवास कर रही हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, फिर करते रहना तुम दोनों ये बकवास बातें। जैनिल चुप हो गया तो काजू ने अपना सिर झुका लिया। जैनिल गुस्से में खड़ा होकर बोला, ठीक है तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो। जैनिल वहाँ से चला गया तो मानव हंसते हुए काजू के पास आकर बैठ गया। मानव ने जब काजू को देखा तो उसने काजू के कंधे पर मारते हुए कहा, बॉस आप ऐसे मुंह मत लटकाया करो, बिल्कुल उस फुल्लन के जैसी लगती हो। काजू ने सवालिया नज़रों से मानो को देखा तो मानो हंसते हुए बोला, फुल्लन वो जो भी अभी मुंह फुला के गया है। काजू हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी मनु ने मानो की ओर देखकर कहा, आपको नहीं लगता इसे आराम की ज़रूरत है? मानो ने उठकर कहा, हाँ बिल्कुल। मानो घूमकर मनु के पास आया और बोला, आप मेरे साथ चलिए, उन्हें आराम करने दीजिए। मनु, अरे लेकिन मुझे काजू से बात करनी है, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती। मानो ने मनु का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, चलिए ना प्लीज़ चलिए। काजू ने मनु को जाने के लिए कहा तो मनु भी चली गई। मनु मानो के जाते ही काजू ने रूप के फ़ोन पर कॉल मिला दी लेकिन उधर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो काजू ने थोड़े गुस्से में खुद से कहा, अब तो एक एक पल जैसे जो 100 साल लग रहे हैं। तनु को फ़ोन करती हूँ। काजू ने तनु को फ़ोन किया। तनु ने फ़ोन पिक करते हुए कहा, तूने फ़ोटो देखी, पता चल गया क्या उस लड़की का? काजू ने लंबी सांस लेकर कहा, तनु रूप के कमरे में जो आंटी रहती हैं उनसे मेरी बात करवा अभी। तनु ने मुंह बनाकर कहा, तुझे मेरी फिक्र है कि नहीं? काजू ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, तनु जो बोल रही हूँ वो कर। तनु जा रही हूँ ना, तू इतना भड़क क्यों रही है? तनु रूप के कमरे में आई लेकिन यहाँ कोई नहीं था। तनु ने फ़ोन कट नहीं किया था। वो काजू से बोल रही थी कि रूम में कोई नहीं है, साथ ही इधर उधर घूमकर रूप और रुचिका को देखने की कोशिश कर रही थी। काजू ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, तनु ढूंढ उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तनु, लेकिन ऐसा क्या काम है तुझे उनसे? मुझे बता दे। वो
आएंगी तब मैं बोल दूंगी उन्हें। काजू तू अभी के अभी जा और ढूंढ कर लेकर आ, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक उन्हें घर से बाहर मत जाने देना। तनु ने हंसते हुए कहा, तो ऐसे पहरेदारी करवा रही जैसे वो तेरी सास हो। काजू कुछ बोलने को हुई, तभी तनु के पास रूप आ गई। तनु ने रूप से रुचिका के बारे में पूछा। रूप, वो तो बाहर गई हैं, बोल रही थी उन्हें कुछ काम है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या काम है। काजू ने रूप की बात सुनी तो उसने झट से कहा, तनु जाकर उन्हें लेकर आ। तनु जाती हूँ, लेकिन तू उस लड़की को देख और बोल मेरी हेल्प करेगी। काजू ने जल्दी से कहा, हाँ मेरी माँ, मैं तेरी हेल्प करूँगी, अब जल्दी से जा उन्हें लेकर आ। तनु ने फ़ोन कट कर दिया तो काजू ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब जेनिल को उसकी माँ से दूर मत करना। बात चाहे जो भी हो, मैं अब जेनिल को उसकी माँ से मिलवा कर रहूँगी। काजू ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसने झट से आंखों को खोला और फ़ोन उठाकर तनु की भेजी हुई फ़ोटो देखने लगी। काजू ने फ़ोटो देखी, फिर मन ही मन बोली, कौन है ये लड़की? ताज बता सकता है ये तो। अब कहाँ से ढूंढे इस लड़की को? ये तनु भी ना, इसके हमेशा सनक चढ़ी रहती है। सनका देवी नाम निकाल देना चाहिए इसका। तनु ने जल्दी से अपनी बाइक ली और बाहर चली गई। मोमो ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो खुद से बोली, ये लड़की भी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही बाहर रहने लगी है, पता नहीं किस चीज़ का चक्कर लगा रहता है इसे। तनु ने सड़कों पर रुचिका को ढूंढना शुरू तो कर दिया, लेकिन वो उसे कहाँ ढूंढे। तनु मार्केट की ओर चली गई। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद तनु को रुचिका जैसी कोई औरत दिखाई दी, लेकिन तनु ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए उसने खुद से कहा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ही वो औरत है? ये काजू भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती है मुझसे। तनु ने काजू को कॉल किया। एक रिंग में ही काजू ने फ़ोन पिक कर लिया। तनु ने भड़कते हुए कहा, क्या नाम है उनका? कैसी दिखती हैं वो? मुझे कुछ नहीं पता, तेरे कहने पर मैं आ तो गई, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कैसे अब? काजू ने कुछ पल सोचकर कहा, सुन, उनका नाम रुचिका है। और काजू आगे कुछ बोलती उससे पहले उसे जेनिल कमरे में आता दिखाई दिया तो काजू ने झट से फ़ोन कट कर दिया। काजू के फ़ोन कट करने से तनु ने फ़ोन को देखा, फिर बोली, फ़ोन काट दिया काजू? तनु ने सामने देखा तो रुचिका जैसी दिखने वाली औरत वहाँ से गायब थी। तनु ने इधर उधर देखा, लेकिन वो नहीं दिखी तो तनु वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी उसे आवाज़ आई, तनु बेटा। तनु ने वापस मुड़कर देखा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। तनु ने अपना सिर खुजाया और वहीं खड़ी हो गई। तनु काजू को फ़ोन करने लगी, लेकिन काजू फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। अब तनु को गुस्सा आने लगा था। उसने फिर से उधर उधर देखना शुरू कर दिया। जेनिल काजू के पास आया और उसका माथा छूकर बोला, आप तबीयत कैसी है? काजू ने हाँ में सिर हिला दिया तो जेनिल काजू के पास बैठ गया। उसने काजू का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, काजू, मैं जानता हूँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर तुम काजू जेनिल की बात काट कर बोली, मुझे माफ़ कर दो जेनिल, मैंने तुम्हें उस पूजा में बैठने के लिए फ़ोर्स किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेनिल ने अपने हाथ हटा लिया और मुंह फेर कर बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है काजू, तुमने तो वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। जेनिल ने अब काजू की ओर देखकर कहा, लेकिन यकीन मानो मेरे माता पिता अभी जीवित हैं। काजू जेनिल के करीब आ गई। जेनिल काजू को देखने लगा, तभी काजू ने जेनिल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर माथे पर किस कर दिया और जेनिल के सिर से अपना सिर लगाकर बोली, मुझे तुम पर भरोसा है और जल्दी ही हम अपने मम्मा पापा को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। जेनिल ने आज काजू का अलग ही रूप देखा था। वो थोड़ा हैरान था, लेकिन उसकी सारी थकान, टेंशन सब दूर हो गई। उसने काजू के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मेरी पगलिया बड़ी बड़ी बातें कर रही है। काजू झट से दूर होकर बैठ गई। उसने अपने हाथ बांधकर छोटे बच्चों की तरह कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है। जेनिल काजू का बच्चों वाला फेस देखकर हंस पड़ा। तभी काजू का फ़ोन बजा, जिस पर तनु की कॉल थी। जेनिल ने काजू को फ़ोन देकर कहा, तुम बात करो, मुझे काम है, आता हूँ थोड़ी देर में। जेनिल चला गया तो काजू ने झट से तनु का कॉल उठा लिया। सामने से तनु बोली, यार फ़ोन तो उठा लिया कर। काजू कुछ नहीं बोली तो तनु बोली, मैंने अभी एक औरत को देखा था जो बिल्कुल उस आंटी जैसी थी, लेकिन वो गायब हो गई, कहीं वो भूतनी तो नहीं है? तभी तू मुझे उनके पीछे जाने के लिए कह रही हो? काजू ने तनु को डांटते हुए कहा, तनु उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तनु काजू से बात करते हुए बोली, एक मिनट, मुझे लगता है ये ही वो हैं, मैं तुझे फ़ोटो भेजती हूँ उसकी। तनु ने सामने खड़ी रुचिका की फ़ोटो ली और काजू को भेजी। काजू ने देखते ही कहा, तू जल्दी जा उनके पास। और वो किससे बात कर रही हैं? काजू ने गौर से देखा तो सामने विकास खड़ा था जो रुचिका से बात कर रहा था। काजू ने विकास को देखते ही कहा, तनु कुछ कर, वो आदमी उनको ले जाएगा। तनु को कुछ समझ नहीं आया तो काजू बोली, तनु आज तुझे उन आंटी
को घर लेकर जाना है, कैसे भी कर, लेकिन याद रखना ये जो लड़का है बहुत खतरनाक है, इससे तुझे भी बचना है और आंटी को भी बचाना है। तनु ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और रुचिका की ओर बढ़ गई। तभी रुचिका विकास के साथ चल पड़ी। तनु ने धीरे धीरे चलते हुए खुद से कहा, ये इसके साथ क्यों जा रही हैं? तनु ने उसे आवाज़ दी लेकिन रुचिका को कुछ सुनाई नहीं दिया। तनु भागकर उनके पास गई तो रुचिका ने डरते हुए कहा, बेटा तुम घर जाओ। विकास तनु को देखने लगा तो तनु रुचिका से लिपट गई। उसने बच्चों की तरह लिपट कर कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। तनु ने देखा उस लड़के को उसकी हरकत पर गुस्सा आने लगा था। तनु ने रुचिका का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगी। तभी विकास ने तनु का हाथ पकड़कर कहा, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। तनु ने विकास को घूरते हुए कहा, मैं इन्हें ले जाने ही आई हूँ और ले जाकर ही रहूँगी। विकास ने अपने से दूर खड़े आदमियों को इशारा किया तो दो आदमी उनकी ओर बढ़ गए। तनु ने रुचिका को ढूंढ लिया था लेकिन विकास भी रुचिका को लेने के लिए आ चुका था। विकास तनु को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा लेकिन तनु रुचिका को लिए बिना घर नहीं जाने वाली थी। इसीलिए विकास ने अपने आदमियों को इशारा किया। दो आदमी तनु की ओर बढ़ ही रहे थे कि तनु ने बड़ी फुर्ती से रुचिका का हाथ पकड़कर भागने के लिए कहा। तनु ने रुचिका को अपनी ओर खींच लिया तो रुचिका भी तनु के साथ चलने लगी। चूँकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी लेकिन कुछ लोग थे जो इधर उधर आ जा रहे थे। विकास इन लोगों के बीच में ना तो उनके साथ ज़बरदस्ती कर सकता था ना ही उन्हें डरा धमका सकता था। तनु रुचिका को लेकर 2 कदम आगे चली ही थी कि विकास के दोनों आदमी उनके ठीक सामने आकर खड़े हो गए। तनु हल्की सी घबरा गई लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर जाहिर नहीं किया। तनु ने दोनों आदमियों को घूर कर देखा लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक आदमी ने उनके पास से गन निकाली और रुचिका की कमर से थोड़ी दूर पर टिका दी। आदमी ने गन को ऐसे छुपाया था कि तनु और रुचिका के अलावा किसी को दिखाई ना दे। तनु अब कुछ नहीं बोल पाई। तभी विकास ने दोनों आदमियों को तनु और रुचिका को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तनु चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। काजू परेशान सी बेड पर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो जैनिल को बता दे तो क्या जैनिल यहाँ रुकेगा? अगर वो यहाँ नहीं रुका तो यहाँ का काम कौन देखेगा? जैनिल यहाँ जो करने आया है वो काम भी तो ज़रूरी है। काजू ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं जैनिल को नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगा और फिर वो सालों से अपनी माँ से दूर हैं। ऐसे अचानक से मैं उसे कहूँगी तो उसे विश्वास भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम वहाँ जाएं, तभी मैं उसे उसकी माँ के बारे में बताऊं। तब तक मुझे रुचिका आंटी को सेफ रखना ही होगा। काजू ने लंबी सांस ली और तनु को कॉल करने लगी लेकिन तनु का फ़ोन बंद हो चुका था। अब काजू और ज़्यादा परेशान उठी। उसने बार बार तनु को कॉल किया लेकिन तनु का फ़ोन बंद आने लगा था। अब काजू उठकर उधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी उसने सुधीर को फ़ोन करने की सोची लेकिन तभी वो खुद से बोली, नहीं, अगर भाई को तो बताया वो भी परेशान हो जाएंगे। काजू ने ताज को कॉल किया लेकिन ताज ने फ़ोन नहीं उठाया। अब काजू परेशान सी बाहर जाने लगी। तभी जैनिल अंदर आ गया। जैनिल काजू के कंधों से पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो तुम? तबीयत ठीक नहीं है, चलो जाकर आराम करो। काजू ने जल्दी से कहा, जैनिल, वो तनु, वो आंटी, उनको वो। जैनिल ने काजू के मुंह पर उंगली रखकर कहा, जब बोला नहीं जाए तब चुप रहना चाहिए। तुम ठीक नहीं हो इसीलिए तुम सबकी याद आ रही है। काजू कुछ बोलने ही वाली थी कि जैनिल ने काजू को गोद में उठा लिया और बिना कुछ बोले बेड की ओर बढ़ गया। काजू हैरानी से जैनिल को देखने लगी थी। जैनिल ने काजू को बेड पर बिठाया और बोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? काजू कुछ नहीं बोली। उसकी नज़र बार बार अपने फ़ोन पर जाने लगी थी तो जैनिल ने काजू के हाथ से फ़ोन लेकर दूर रखते हुए कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगी। काजू ने फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन जैनिल ने बीच में ही काजू को हाथ पकड़कर कहा, मैंने कहा तुम फ़ोन नहीं लोगी। काजू ने थोड़े गुस्से और परेशानी से कहा, जैनिल प्लीज़, इस वक्त मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे फ़ोन दो। जैनिल ने काजू को घूर कर देखा और झट से काजू को अपने सीने से लगाकर बोला, आज नहीं, बिल्कुल नहीं, आज सिर्फ मैं और तुम। मैं नहीं चाहता आज कोई भी हम दोनों के बीच में आए। काजू झट से जैनिल से दूर होकर हैरान सी जैनिल को देखने लगी तो जैनिल ने काजू का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके करीब आने लगा। काजू का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। जैनिल ने काजू के माथे पर किस कर दिया जिससे काजू अपनी जगह पर जम गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और जैनिल ये सब क्यों कर रहा है। जैनिल अब धीरे धीरे काजू के होठों की ओर बढ़ने लगा था। काजू के दिल की धड़कनें इंजन की तरह चलने लगी थी। वो अपनी जगह पर जम गई। काजू को जैनिल की ताज़ा सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। तभी काजू का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से जैनिल
को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काजू ने झट से जेनिल को खुद से दूर कर दिया और उठकर जाने लगी। तभी जेनिल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे काजू एक बार फिर जेनिल के सीने से जा लगी। काजू का फ़ोन बजकर शांत हो चुका था, इसीलिए जेनिल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जबकि काजू फ़ोन की ओर देख रही थी, तभी जेनिल ने काजू के चेहरे को अपनी ओर घुमाकर कहा, क्या हुआ? ऐसा किसका फ़ोन आने वाला है जो तुम इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो? काजू कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिखने लगी थी, इसीलिए उसने अपने पलकें झुका ली ताकि जेनिल उसे देख न सके। जेनिल ने काजू को अपनी बाहों में कस लिया। काजू ने भी अब खुद को ढीला छोड़ दिया, क्योंकि वो जेनिल को परेशान नहीं करना चाहती थी और इस खूबसूरत लम्हे को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो भले ही परेशानी में हो, लेकिन जेनिल के एक पल को भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। काजू ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जेनिल काजू को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी काजू का फ़ोन फिर बजा, जिससे काजू ने झट से आंखों को खोल दिया। जेनिल की नज़र काजू के चेहरे पर ही थी। काजू झट से जेनिल से अलग हो गई। अब जेनिल ने भी कुछ नहीं कहा। काजू जाने लगी। तभी जेनिल ने उठकर काजू का फ़ोन देखा, जिस पर ताज का नाम दिखाई दे रहा था। जेनिल ने काजू की ओर देखकर कहा, ताज तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? काजू ने झट से जेनिल के हाथ से फ़ोन छीन लिया और बाहर जाते हुए बोली, मुझे उससे कुछ काम है। काजू बाहर चली गई। जेनिल उसे देखता ही रह गया। जेनिल ने मन ही मन कहा, चल क्या रहा है ये सब? काजू ताज के फ़ोन का इतनी बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रही थी? जेनिल ने लंबी सांस लेकर कहा, अब क्या करने वाली है ये लड़की? जेनिल भी उठकर बाहर चला गया। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, लेकिन काजू उसे दिखाई नहीं दी। तभी मनु जेनिल के पास आकर बोली, क्या बात है, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? जेनिल ने एक नज़र मनु को देखकर कहा, कुछ नहीं, काजू को ढूंढ रहा हूँ। मनु ने अपनी हथेली को माथे पर मारकर कहा, हे भगवान, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। मनु ने एक ओर जाते हुए कहा, चलो दोनों मिलकर ढूंढते हैं उसे। जेनिल मनु के साथ साथ चल पड़ा। काजू अपना फ़ोन लिए खाली सी जगह पर आ गई थी। वो वहाँ पहुँची तब तक फ़ोन कट चुका था। काजू ने फिर से नंबर डायल किए, लेकिन इस बार ताज ने फ़ोन नहीं उठाया। काजू बार बार नंबर डायल करती रही, लेकिन ताज ने एक बार भी फ़ोन नहीं पिक किया। तो काजू ने गुस्से में आकर अपने फ़ोन को ही फेंक दिया। काजू ने जैसे ही फ़ोन फेंका, एक लड़की ने काजू के फ़ोन को कैच कर लिया। काजू लड़की को देखने लगी। लड़की फ़ोन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो फ़ोन को उलट पलट कर फ़ोन को देखने लगी। अब लड़की ने काजू को देखा और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। काजू ने लड़की को देखना जारी रखा। लड़की काजू के ठीक पास आ गई और काजू का फ़ोन देते हुए अजीब सी हरकत करते हुए बोली, ये आपका फ़ोन। काजू ने लड़की को गौर से देखा, फिर अपना फ़ोन ले लिया। काजू वहाँ से जाने को मुड़ी ही थी कि लड़की ने भागकर उसे पीछे से हक करते हुए कहा, दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, दीदी मत जाओ ना, मैं आपसे कट्टी हो जाऊँगी। काजू वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, जैसे उसे जानती हो। काजू ने लड़की से दूर होना चाहा, लेकिन लड़की ने मजबूती से काजू को पकड़ा था, जिससे काजू उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। लड़की ने काजू को और कसकर पकड़ लिया। काजू ने धीरे से कहा, मैं आपकी दीदी नहीं हूँ। काजू के ये कहते ही लड़की ने झट से काजू को छोड़ दिया और बोली, तुम मेरी दीदी नहीं हो, तुम मेरी दीदी नहीं हो। लड़की ये बोलती बोलती वहाँ से दूसरी ओर चली गई। काजू उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसे देख सकती थी। अब काजू जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी पावनी दौड़ती हुई आई और बोली, क्या यहाँ कोई लड़की आई थी, थोड़ी पागल सी? काजू पावनी को देखने लगी तो पावनी आगे बोली, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ बताइए क्या वो यहाँ आई थी? काजू ने बिना कुछ बोले ही एक और इशारा कर दिया जहाँ लड़की गई थी। पावनी ने काजू की बताई दिशा में जाते हुए कहा, अरे नहीं, वहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। पावनी चली गई तो काजू ने एक बारी अपने फ़ोन को देखा और सीढ़ियों की ओर पावनी के पीछे चल पड़ी। विकास, रुचिका और तनु को एक बड़े से बंगले में ले आया। तनु ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये लोग इतने अमीर हैं तो हमें किडनैप करने की क्या ज़रूरत कहाँ से आन पड़ी? हमसे ज़्यादा पैसे तो इनके पास हैं। रुचिका तनु की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। विकास एक सोफे पर बैठ गया। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखा और हाथों को सोफे पर फैलाकर बोला, क्या माँ, आप भागकर
क्या कर लेंगी? आप अपने बेटे को तो ढूंढ नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा भागने का? मेरे पास कम से कम छत तो रहेगी, वरना ऐसे ही भटकती रहोगी। रुचिका कुछ नहीं बोली, जबकि तनु हैरानी से एक नज़र रुचिका को तो एक नज़र विकास को देखकर बोली, तो ये आपका बेटा है? तभी मैं सोचूं आप इसके साथ बड़े आराम से कैसे चल पड़ी थी। तनु ने विकास को देखकर कहा, सॉरी ब्रो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। विकास कुछ नहीं बोला तो तनु फिर से बोली, ओके आंटी, आप अपने बेटे के साथ रहिए, मैं चलती हूँ। तनु जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो वहीं रुक गई। तनु फिर से विकास की ओर मुड़ गई और उसे घूरते हुए बोली, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इतने दिनों से हमारे साथ क्यों रह रही थी? क्या तुम इन्हें खाना नहीं देते या फिर इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो? तो दोस्तों ये पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।